अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। इंसान के पैदा होने से लेके ना मरने तक कोई भी इंसान अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकता। यानी वो दूसरे इंसानों का कहीं ना कहीं, मोहताज कहना तो लफ्ज ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं दूसरे इंसानों से वो फायदा लेता है। बच्चा है, बच्चे को तो पता भी नहीं कि उसने खुराक कैसे लेनी है, या बच्चा तो अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता, तो वो उस वक्त अपने माँ बाप का मोहताज है। बड़ा है, हमारे यहाँ तो जब तक सीए नहीं होता तब तक लड़का ही है, और 20-25 साल 26 साल वालिदैन पे डिपेंडेंट है। उसके बाद अगर अपनी लाइफ, फैमिली लाइफ निकाल दें तो एक इंसान का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। और चलो लोग अकेले रहते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुलाजमत करता होगा, वो 4 दोस्त होंगे, किसी का मुलाजिम होगा, तो अकेले इंसान जिंदगी जंगल में रह के नहीं गुजार सकता। अच्छा, जिन लोगों से भी कांटेक्ट है उनसे हो फायदा रहा है। जैसे अगर चलो हम अपनी बात करते हैं, ठीक है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, आपने फीस दी है, मुझे पैसों की अर्निंग है तो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा और आप लोगों का कांटेक्ट, मैं आप लोगों को बहुत सारे फायदे पहुंचा रहा हूं। मतलब जो मैं सिखा रहा हूं वो 20,000 का थोड़ी है। या आप लोग अगर मुझसे पढ़ रहे हैं, मेरी इस सर्विस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरी टीचिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर आप ही लोग आगे रिकमेंड करते हैं और लोग स्टूडेंट्स आके बैठते हैं, तो मुझे भी फायदा मिल रहा है आप लोगों से। इसी तरह आप फर्म में हैं तो आर्टिकल स्टूडेंट वालों को फर्म से फायदा मिल रहा है, फर्म को स्टूडेंट से फायदा मिल रहा है, फर्म को क्लाइंट से फायदा मिल रहा है, क्लाइंट को फर्म से फायदा मिल रहा है। यानी हर इंसान एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं फायदे में जुड़ा हुआ है। अगर मैं आप लोगों का, अपने घर वालों का, इदारे का जहां से मुझे पैसे मिलते हैं, अंदर दिल में शुक्रगुजारी नहीं ला सकता ना, तो फिर मैं अल्लाह का शुक्रगुजार नहीं हो सकता। आप लोग आर्टिकल स्टूडेंट हैं, आलू के जुमला आपके लिए मुश्किल है, लेकिन आपको भी हम का शुक्रगुजार होना चाहिए। ना रखते क्या कर लेते आप लोग? आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम ना काम ना करें तो वो क्या कर लेंगे। बात यह है कि आप क्या करते हैं अगर वो आपको ना रखते तो, या आपका स्टाइपेंड ना देते, या आपको क्या, ऐसा नहीं हो सकता था कि आपको फर्म वाले 3.5 साल खाली बिठा के रखें, काम ही ना दें, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तंग करना चाहें तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, तो नहीं किया ना, तो मेहरबानी है। तो इसलिए बहुत सारे एहसान है हमारे इर्द गिर्द के लोगों के। अबू दाऊद 4811, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोगों का शुक्रगुजार नहीं वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं। क्योंकि लोगों का काम तो हमें नजर आ रहा है ना, तो अगर इंसान लोगों का शुक्रगुजार नहीं ना हो सकता तो फिर अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। चैप्टर में आए पेज 35 पे, पेज 35, चैप्टर में पेज 35। इसमें तकरीबन मिड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टीज टू अ जॉइंट अरेंजमेंट,
हेडिंग है जॉइंट ऑपरेशंस, मतलब समझा देता हूं फिर पढ़ लीजिएगा। जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो रही है? जॉइंट वेंचर की इक्विटी मेथड लग रहा है, जैसे एसोसिएट में लगता है इक्विटी मेथड लग रहा है। सब्सिडी की ट्रीटमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट इन एस खत्म होके पूरा एस आ जाता है, लेकिन हमने तो 100% शेयर नहीं खरीदे होते, तो एनसीआई को ले आते हैं। यानी हमने 70% शेयर खरीदे थे, तो हमारी इन्वेस्टमेंट भी 70% को रिफ्लेक्ट करी थी। मेरे न्यूमेरिक्स को समझिएगा, हमने इन्वेस्ट किया हुआ था 70%, उसमें जो ज्यादा पैसे दिए हुए थे वो टूट के गुडविल के नाम पे आ गए, और जो बाकी प्रोपोर्शन 70% रह गया वो निकला, उसके बदले पूरे एसेट्स लायबिलिटीज आए, लेकिन बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, ज्यादा ले आए हम, तो साथ 30% एनसीआई ले आए। अगर हम पूरे एसेट्स लायबिलिटीज लाने की बजाय लाते ही 70%, तो फिर एनसीआई को लाना पड़ता नहीं। इसको कहते हैं प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन, और जॉइंट ऑपरेशंस की ये ट्रीटमेंट, जॉइंट ऑपरेशंस की ट्रीटमेंट ये है प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन। जो सब्सिडरी में करते हैं ना कंसोलिडेशन, जॉइंट ऑपरेशंस में वही है कंसोलिडेशन, यानी इन्वेस्टमेंट खत्म करके गुडविल ले आए, और इन्वेस्टमेंट खत्म करके जॉइंट ऑपरेशंस के सारे एसेट्स और सारी लायबिलिटीज एस की तरह ले आते, तो बैलेंस शीट टैली करने के लिए एनसीआई को भी जगह देनी पड़ती। लेकिन अगर हम एसेट्स और लायबिलिटीज लाए ही 70%, तो फिर एनसीआई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन कहते हैं, और ये जॉइंट ऑपरेशंस का तरीका है। इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं। एस की इनकम स्टेटमेंट में क्या करते हैं? सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस ले आते हैं, लेकिन सबके प्रॉफिट पे तो हमारा हक नहीं होता, तो फिर हमें मजबूरन, चूंकि सारी इनकम एक्सपेंस ला चुके होते हैं, तो सारा प्रॉफिट ला चुके होते हैं, हमारा हक होता है 70%, तो 30% फिर हमें एट्रीब्यूटेबल टू एनसीआई कहना पड़ता है। और अगर हम इनकम एक्सपेंस लाएं ही 70%, तो कोई एनसीआई नहीं लाना पड़ेगा। ये है जॉइंट ऑपरेशंस की अकाउंटिंग। ये इस पेज के मिड में जॉइंट ऑपरेशंस कह के ये 5 पॉइंट्स लिखे हुए, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पेज 37 पे मैंने जो भी सब बातें की हैं उनको समराइज करके कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है, पेज 37। तो पेज 35 पे ये 5 पॉइंट्स पढ़ लें। ये मैंने आईकेप की बुक से एक एग्जांपल कॉपी कर दी, ये एक हस्बे तौफीक कभी दिल हुआ तो पढ़ लीजिएगा। और पेज 37 का फर्स्ट हाफ ऑफ पेज, जी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है कि जब जॉइंट ऑपरेशंस हमने ना हम कंपनी ए हैं, हमने कंपनी बी के साथ मिलकर कंपनी सी बनाई, इसका 60% हमारे पास, 40% उसके पास है जॉइंट कंट्रोल। कुछ अरसे के बाद हमने इसमें से 10 और खरीद लिया, तो हमारा हो गया 70, उनका रह गया 30। अब ये जो 10 और खरीदा है ना, इस पे फिर कुछ एडिशनल गुडविल भी आ सकती है, क्योंकि इसके भी हमने उसके पैसे पे किए होंगे, वो एक एडिशनल गुडविल आ सकती है, वो भी आके गुडविल में जुड़ जाएगी। ये लिखा हुआ है एडिशनल इंटरेस्ट का। जी, अगर क्वेश्चन में टैक्स रेट होगा तो डेफर्ड टैक्स आएगा।
चलें एक छोटा सा सवाल करते हैं। ये ना मुझसे बुक में डालना मिस हो गया, मैं इसको मतलब चैप्टर में डालना मिस हो गया, डालना चाहिए था, मिस हो गया मुझसे। तो मैंने ना इसको बुक के आखिर में देखिए चैप्टर बनाया हुआ है 5 चैप्टर्स का। चैप्टर 18 करके बनाया हुआ मैंने किया हुआ है कि जो चैप्टर्स में मैं 5 चैप्टर्स नहीं डाल सका ना, क्यों नहीं डाल सका? क्योंकि वो कुछ ऐसे मिक्स्ड क्वेश्चन थे कि उनको मैं अलग नहीं कर सक रहा था। जैसे टोटल एसेट्स की फिगर बताई, उसमें मल्टीपल आईएस के एरर थे, और कहा कि सही टोटल एसेट्स बता दें, तो उसको मैं कैसे चैप्टर्स में तोड़ता। तो वो मैंने सवाल इस आखिर में बुक में चैप्टर बना के उसमें फेंक दिए। जो क्वेश्चंस चैप्टर्स में डाल चुका हुआ हूं वो मैंने साथ मेंशन कर दिए। चैप्टर 18 खोल के देखें ना, दिसंबर 16 से ऑनवर्ड चलाऊं, जब से सीफेट बना है। आप देखेंगे हर अटेम्प्ट के मैंने क्वेश्चंस का रेफरेंस भी लिखा हुआ है कि मैंने कौन कौन से चैप्टर में शामिल किया हुआ इसको। इसी में आगे बढ़ते हुए चलें और पेज 21 पे आए। चैप्टर 18 में पेज 21 पे आइए। पेज 21 कौन सा पेपर खुल गया? विंटर 22। इसका क्वेश्चन 1, ये मुझे वहां कंसोलिडेशन में डालना चाहिए था, मिस हो गया। इसका पार्ट ए ये कंसोलिडेशन में डालना बनता है। पार्ट ए पढ़ ले, मैं करता हूं बोर्ड पे। क्वेश्चन 1 रग्बी लिमिटेड, इसका पार्ट ए पढ़ लीजिए, मैं करता हूं। जी पढ़ लें तो मैं करूं। मैसेज की आवाज में आ रही है? अच्छा चलो वो आज की बात तो करनी ना, खैर।
जी अच्छा, अब सवाल में उन्होंने कहा हुआ है कि आप इस टीएल को एक बार जॉइंट ऑपरेशन समझ लें और एक बार जॉइंट वेंचर समझ लें और फिर डिस्कस कि इसको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कैसे हैंडल करना है और वैल्यूज भी कैलकुलेट करके दिखाएं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या कंसोलिडेटेड एसओएफपी, तो इसका मतलब दोनों बताने पड़ेंगे। और डिस्कस करने को कह रहा है तो कोई बात नहीं, हम अपनी वर्किंग में न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसको अंग्रेजी में कमेंट्री कर देंगे। तो इसको पहले न्यूमेरिकल सवाल बना के सॉल्व करते हैं और फिर कमेंट्री कर लेंगे। टीएल को अगर हम जॉइंट ऑपरेशन माने, अगर हम इसको जॉइंट ऑपरेशंस माने तो क्या ट्रीटमेंट करनी है? कंसोलिडेशन करनी है प्रोपोर्शनेट, यानी जो हमारा 60% हिस्सा है अपनी इन्वेस्टमेंट उड़ा के उसकी जगह गुडविल लाके और उसके बदले उस जॉइंट ऑपरेशन के 60% एसेट्स और 60% लायबिलिटीज ले आएंगे। एनसीआई की जरूरत नहीं रहेगी। एक ये ट्रीटमेंट है। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें? 60% इनकम एक्सपेंसेस ले आए। तो अगर हम वर्किंग में मतलब सोल्यूशन में ही टीएल का, और पहली साल है, पैदाइश इसी साल में हुई है, अगर हम जून 22 ईयर का टीएल का इनकम स्टेटमेंट बना लें और एसओएफपी बना लें तो वहां से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। तो 2022 की टीएल की एसओसीआई बनाते हैं, बताएं जी। हाँ जी, बताएं। 2022 इनकम स्टेटमेंट बनानी है। रेवेन्यू कितना है? 60। और इनकम स्टेटमेंट का क्या पता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट, प्रॉपर कॉस्ट ऑफ सेल वगैरह ना पता कोई बात नहीं, जो पता है वो कर लेते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी? 26। फाइनेंस कॉस्ट जी 4 मिलियन। और हाँ जी, क्या ख्याल है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्शन शामिल है कि नहीं? क्योंकि डेप्शन के लिए आपको वो मशीन की लाइफ वगैरह सब जी, डेप्रिसिएशन शामिल है कि नहीं? यूजफुल लाइफ दी हुई है ना, तो इससे पता चलता है कि डेप्शन है। हाँ, पेड। टीएल ऑल्सो पेड ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ये जो 26 मिलियन है ये पे किए गए हैं, तो फिर डेप्रिसिएशन इनमें शामिल नहीं है। डेप्रिसिएशन अलग है। 80 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 साल, कितने महीने? कितने महीने? 9 महीने। वर्किंग कंडीशन में देखें ना कब आया जी, 1 अक्टूबर से, तो 9 महीने। 6, तो प्रॉफिट आ गया। ये हो गई इसकी एसओसीआई। प्रॉपर एसओसीआई ना सही, चलो जितनी भी पता है। टीएल की एसओएफपी बनाते हैं जी। एसेट साइड पे क्या क्या पता है? पीपीई पता है कितना? 80 -6 जी। और क्या पता है एसेट साइड पे? एसेट साइड पे डेटर्स पता है। रेवेन्यू में से कितना अभी नहीं मिला, तो ये डेटर्स है। और एसेट साइड पे क्या पता है? जी। अच्छा चले, अभी समझ नहीं आ रही कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं 2 लाइनें, क्या पता कुछ और भी हो। ये पता है कि एसओएफपी तो होगी तो टैली। दूसरी साइड पे आ जाते हैं। कैपिटल कितना? 50। और प्रॉफिट है तो रिटेन अर्निंग आ गई, 2.5 साल है तो 20। और लोन है कितना? 30 का। और टीएल है जॉइंट अरेंजमेंट और हम कौन है? हम आरएल हैं। टीएल की जो फाइनेंस कॉस्ट थी वो हम आरएल ने अपनी जेब से दी थी और टीएल ने कहा था कि वो हमें पैसे दे देंगे इसके। तो टीएल के हिसाब से ये इंटरेस्ट पेबल आ रहा होगा ना? हाँ जी, टीएल की बुक्स में इंटरेस्ट पेबल नहीं सही है, पेबल टू आरएल आ रहा होगा, क्योंकि उसने हमें पैसे देने। कितना? 4। टोटल ही है एसओएफपी नहीं।
तो फिर क्या मिस हो रहा है? हाँ जी, चीजों की डबल एंट्री बनाएंगे तो फौरन समझ आ जाएगा। चलो हिंट देता हूं, सेल्स की एंट्री बनाए। कैश, कैश किधर है? वो तो लिखा ही नहीं। कैश का अकाउंट बनाते हैं। चलें कंपनी की पैदाइश से चलते हैं। कंपनी की पैदाइश से चलेंगे। सबसे पहले क्या हुआ? टीएल की पैदाइश से शुरू करें ना, डबल एंट्रीज बनाते जाए। तो क्या एंट्री बनाओ? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। आगे चलें। कैश डेबिट लोन क्रेडिट। आगे चलें। प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट गया। आगे चलें। कैश डेबिट डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। कैश कितना डेबिट? 48 माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड। ये वाले 22। अब देखें, बनाए जी इन कैलकुलेशन में कोई ताज? अच्छा अब डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जॉइंट ऑपरेशंस। एसओएफपी में क्या होगा? हमने अपनी बुक में इन्वेस्टमेंट कितनी रिकॉर्ड की हुई है? क्या हमने किसी से चलते फिरते शेयर्स खरीदे थे इसमें 60%, या हमने ही इस कंपनी को बनाने में पैसा लगाया था? तो गुडविल का तो सवाल नहीं होता। गुडविल तो तब हो रहा जब एग्जिस्टिंग बिजनेस हो। तो हमने शुरू में ही इसके 50 मिलियन में से 60% हमने लगाया था, तो गुडविल तो नहीं थी। तो हमारी आरएल की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट इन टीएल कितनी आ रही होगी? 30। तो गुडविल तो गई। हमने सिंपली क्या करना है,
अपनी बुक्स में से, अच्छा ये हम डिस्कस कर रहे होंगे, मैं आपको सिर्फ टैली करके बता रहा हूं, हमारी बुक्स में से इन्वेस्टमेंट गायब, 30 गायब, बदले में साथ कंसोलिडेट क्या हो जाएगा, पीपीई 74 का 60%। आप पेपर में एंट्री ना करें, मैं आपको समझाने के लिए ये एंट्री की शक्ल दिखा रहा हूं। पीपी साथ में ला लेंगे 40.4, डेटर साथ में ला लेंगे 12 का 60%, 7.2, कैश साथ में ला लेंगे 13.2, और लोन साथ में ला लेंगे 30 का 60%, 18। तो ये हो गया पूरा टैली। क्या कमी रहेगी, वो पेबल टू आरएल भी साथ में ला लें। अच्छा चलें, पहले टैली करने के लिए चलो पेबल टू आरएल को भी साथ में लाते हैं। पहले एक बार टैली कर लें, 4 का 60%, 2.4 टैली हो गया। हाँ जी, रिटेन अर्निंग में भी 60% अपनी रिटेन अर्निंग में मिलाना पड़ेगा ना, 24 का 60%, 14 पॉइंट, अब हो गया टैली। हाँ जी, तो हम इन्वेस्टमेंट खत्म करके प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करेंगे, एसेट्स ले आएंगे, लायबिलिटीज ले आएंगे और रिटेन अर्निंग में 60% ले आएंगे। यहां तक ओके, यहां तक ओके। अच्छा, अब हम आरएन हैं, हमारी बुक्स में एक 4 मिलियन का रिसीवेबल आ रहा है कि हमने टीएल से पैसे लेने हैं, तो हमारी बुक्स में वो 4 मिलियन का रिसीवेबल आ रहा है और हम साथ अपने ही आपको 2.4 मिलियन पेबल साथ मिला रहे हैं, तो ये 2.4 हमारे रिसीवेबल में से 2.4 से ऑफसेट हो जाएगा, या पूरे 4 से, 2.4 से, तो ये 2.4 खत्म, और वो जो हमारी बुक्स में रिसीवेबल फ्रॉम टीएल आ रहा है उसमें से 2.4 खत्म, ये बैलेंस शीट हो गई। और इनकम स्टेटमेंट में क्या करेंगे, इन सबका 60% अपने साथ कंसोलिडेट कर लेंगे, सबका, सारी इनकम एक्सपेंसेस का, और जब इनकम एक्सपेंसेस का करेंगे तो प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट में इन चारों लाइनों का 60% अपनी आइटम्स के साथ ऐड कर लेंगे। ये हो गया अगर जॉइंट ऑपरेशन है तो। बोरिंग कॉस्ट वाला कौन सा? नहीं, क्या ये इंडस्ट्रियल यूनिट अच्छा, ज्यादा गहरी हो गई बात, हो सकता है एग्जामिनर ने भी ना सोचा हो, कर लें शामिल। यानी लोन का 4 मिलियन कैसे बना, इंटरेस्ट, लोन कितने % इंटरेस्ट है कुछ नहीं पता ना, तो इसमें से कितना कैपिटलाइज करेंगे, तो इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़े। जी, पॉइंट 1 डन। पॉइंट 2, अगर जॉइंट वेंचर हुआ तो फिर इक्विटी मेथड होगा, और उस इक्विटी मेथड में इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम टीएल 24 का 60%, ये एक लाइन आ जाएगी, इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन आइटम आ जाएगी। और एसएफपी में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट 30 और उसके अंदर रिटेन अर्निंग का 14.4, 44.4, और ये 14.4 हमारी रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगा। ये डिस्कशन क्या, मैं आपको वैल्यू से समझा रहा हूं, कर ये हम अंग्रेजी में लिख रहे होंगे। हाँ, और वो रिसीवेबल फ्रॉम टीएल और पेबल टू आरएल वो एलिमिनेट होगा इक्विटी मेथड में। हाँ जी,
एलिमिनेट नहीं होगा। अच्छा, इसकी अंग्रेजी कितनी को लिखनी है, कैसे लिखनी है? कोई इंग्लिश का पेपर तो है नहीं, बस बात पूरी कम्युनिकेट करनी है आपने। चले तसल्ली के लिए इसका सोल्यूशन पढ़ ले। मैंने आपको वैल्यू सारी समझा दी। अच्छा, सोल्यूशन किधर है? जब ये खत्म हो जाएगा ना दिसंबर 23, उसके बाद सोल्यूशन शुरू है। ये दिसंबर 22 है ना, फिर जून 23, दिसंबर 23, उसके बाद फिर सोल्यूशन शुरू है। तो एंड पे कहीं जाके दिसंबर 22 का सोल्यूशन है, पेज नंबर 18.2.17 पे। तो ये पार्ट ए का सोल्यूशन पढ़ ले। अच्छा, पिछले सेशन तक ना मैं ये जो कल वाला सवाल किया था, ये मैं होमवर्क देता था और दिसंबर 16 का एक सवाल है वो बोर्ड पे करता था। तो अब मैंने ना दिसंबर 19 बोर्ड पे कर दिया है और एक होमवर्क दे रहा हूँ। अगर आप संडे को कर लेते मैं डिस्कस कर लूँ, क्योंकि अब तो संडे को मिल रहे हैं, तो अगर आप देख चुके होंगे तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दिसंबर 16 ये ना जॉइंट वेंचर के लिए बनाया गया टॉपिक। ये वाला सवाल आपको सवाल करके पता चल जाएगा कि तसल्ली से इसमें उसने IFRS 11 टेस्ट किया है। एक जॉइंट ऑपरेशन डाला है, एक जॉइंट वेंचर डाला है, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। दिसंबर 16 टर्म का सवाल है और चैप्टर के अंदर, मतलब चैप्टर 12 के अंदर जो पास्ट पेपर्स वाला पोर्शन है उसमें आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 अल्फा लिमिटेड के नाम से, पेज 12.3.21 पे, पेज 12.3.21, क्वेश्चन नंबर 19 अल्फा लिमिटेड। अगर कर लेंगे तो डिस्कस हो सकेगा। पहले मैं दिसंबर 19 होमवर्क देकर डिस्कस करता था और दिसंबर 16 बोर्ड पे करता था, तो अब मैंने दिसंबर 19 बोर्ड पे कर दिया और दिसंबर 16 आपको फिर होमवर्क दे रहा हूं जी, हो जाएगा। अच्छा, ये चैप्टर में ना पेज 37 का, ये चैप्टर में पेज 37, ये बिल्कुल आखिर में डब्बा बनाया है मैंने। ये कल शायद कहा था पढ़ने को, मुझे याद नहीं रहा मैंने डिस्कस किया कि नहीं किया। पेज 37 सबसे आखिर में एक बॉक्स बनाया है मैंने, शेड किया हुआ है इसको। ये जो जॉइंट अरेंजमेंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन और इक्विटी मेथड, ये जरूरी नहीं कि आरएल कोई पेरेंट होता और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होता। इसकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी टीएल ऐसे ट्रीट होता। यानी जॉइंट अरेंजमेंट की जो अकाउंटिंग है वो आरएल की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी यही है। ये लिखा हुआ मैंने इस डब्बे के अंदर। यानी ऐसा नहीं है कि इस साल की अगर मैं बात करूं तो आरएल कोई पेरेंट है तो वो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा होगा तो ऐसे करेगा, नहीं, वो टीएल को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी ऐसे ही डील करेगा। ओके, चलें, जॉइंट अरेंजमेंट्स खत्म और आगे सवालों में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आती रहेगी। अब मैं आपको ना कॉम्प्लेक्स ग्रुप शुरू कराता हूं, तो चूंकि मैंने ऑनलाइन वालों के लिए हेडिंग बदलनी होगी तो 63 बस 64 लगाता हूं।